नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर निवासियों को दिवाली मनाने के लिए हरित पटाखे फोड़ने की छूट दे दी है। शीर्ष अदालत ने क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री को भी हरी झंडी दी है। दिल्ली एनसीआर में 18 से 20 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। वहीं इन पटाखों को दिल्ली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 से 10 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति होगी। पुलिस प्रशासन इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पूरे एनसीआर में 18 से 20 तारीख के बीच हरित पटाखों की बिक्री सिर्फ कुछ तय स्थानों से ही की जा सकेगी। इनकी पहचान जिला अधिकारी करेंगे। इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बिक्री वाले जगहों पर निगरानी के लिए गश्ती दल बनाएगा। गश्ती दल सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ QR कोड वाले उत्पाद ही बेचे जाएं। प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों को उल्लंघन पर नोटिस दिया जाएगा। ऐसे उत्पादकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पीठ ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों से पटाखों की बिक्री नहीं होगी। पटाखे सिर्फ राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान से पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही बेच सकेंगे। पंजीकृत निर्माताओं के अलावा किसी अन्य के बने पटाखों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण व बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र प्रतिनिधित्व करने वाली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली एनसीआर में बिना किसी समय सीमा के हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि पूर्ण प्रतिबंध से पटाखों की तस्करी बढ़ जाती है। इससे वायु गुणवत्ता को और नुकसान पहुंचता है। पीठ ने कहा, हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आंकड़े बताते हैं कि पहले के प्रतिबंधों के बावजूद एनसीआर के जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोविड-19 लॉकडाउन को छोड़कर जब कुल मिलाकर औद्योगिक एवं वाहन गतिविधि न्यूनतम थी, कोई खास सुधार नहीं हुआ था। पीठ ने आदेश में अर्जुन गोपाल बनाम भारत सरकार मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। पीठ ने कहा, इसी फैसले के कारण 2018 में हरित पटाखों की शुरुआत हुई थी। पीठ ने कहा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की सहायता से विकसित ये पर्यावरण अनुकूल पटाखे हानिकारक गैसों और कणों के उत्सर्जन को 30% तक कम करते हैं। पिछले 6 वर्षों में हरित पटाखों ने उत्सर्जन को काफी कम किया है। सीजेआई ने 21 पन्नों के आदेश में कहा, गंभीर स्वास्थ्य खतरों के परिणाम स्वरूप होने वाला बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जीवन के अधिकार व पटाखा उद्योग में लगे व्यक्तियों और उनके श्रमिकों को उपलब्ध पैसे को जारी रखने के अधिकार के खिलाफ है। पटाखे फोड़ना उत्सव की भावना की अभिव्यक्ति है। यह भारत के सांस्कृतिक परिवेश में अंतर्निहित धार्मिक और अन्य शुभ समारोह के माहौल को बढ़ाता है। हालांकि इससे सिर्फ परंपराओं और सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंडों के आधार पर अनियंत्रित उपयोग से स्वास्थ्य को दीर्घकालिक या अल्पकालिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगली खबर है अभिनेता पंकज धीर को लेकर। दूरदर्शन पर BR चोपड़ा के महाभारत धारावाहिक में कर्ण का कालजयी किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। वह कैंसर से जूझ रहे थे। उनके मित्र व निर्माता अशोक पंडित ने बताया कि बीते कुछ महीनों से पंकज को बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा था। बुधवार सुबह वह कैंसर से जंग हार गए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पंकज धीर ने 1980 के दशक में कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं के साथ अभिनय की शुरुआत की। उन्हें 1988 में बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें महाभारत में कर्ण की भूमिका मिली। इसके बाद उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। पंकज ने सड़क, सनम बेवफा और आशिक आवारा जैसी कई फिल्मों में भी अभिनय किया। 1994 से 1996 तक पंकज ने देवकी नंदन खत्री के 1888 के उपन्यास पर बने टीवी धारावाहिक चंद्रकांता में अभिनय किया। उन्होंने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त की लोकप्रिय भूमिका निभाई। पंकज की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में बॉबी देओल की सोल्जर, शाहरुख खान की बादशाह, अक्षय कुमार की अंदाज और अजय देवगन की जमीन और टार्जन शामिल है। वर्ष 2000 के दशक के उत्तरार्ध में पंकज ने डेली सोप में वापसी की और 3 बहुरानियां, राजा की आएगी बारात और ससुराल सिमर जैसे धारावाहिकों में काम किया। उनके परिवार में पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर है। निकेतन भी अभिनेता है। इसके अलावा अगली खबर है हरियाणा से। दरअसल पिछले दिनों हरियाणा में हुए लगातार
दो सुसाइड मामले में अब तक क्या हुआ है यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें एडीजीपी आत्महत्या मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने आईपीएस पूरन कुमार के पीएसओ को शराब कारोबारी से प्रोटेक्शन मनी मांगने के आरोप में एडीजीपी की सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठे के नीचे तल पर साउंड प्रूफ कमरे में एडीजीपी पूरन कुमार ने दोपहर में खुद को गोली मार आत्महत्या कर ली। इसके बाद 8 अक्टूबर को पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनित पी कुमार जापान से चंडीगढ़ वापस लौटी। उन्होंने पूरन के शव का पोस्टमार्टम कराने से मना करते हुए सेक्टर 11 थाना पुलिस में लिखित शिकायत दी। साथ ही सुसाइड नोट भी वायरल हुआ। सुसाइड नोट के आधार पर तत्कालीन डीजीपी और रोहतक के एसीपी समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अमनित ने एफआईआर पर असंतुष्टि जताकर चंडीगढ़ पुलिस को पत्र लिखा। इसके बाद चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का तबादला किया और चंडीगढ़ पुलिस ने देर शाम एफआईआर में संशोधित धारा भी जोड़ दी। वहीं सरकार की ओर से मंत्रियों व अधिकारियों द्वारा अमनित को मनाने का दौर चला। इसी दिन परिवार ने 31 सदस्यों की कमेटी बनाई और कमेटी ने महापंचायत बुला ली। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिकारी और नेताओं ने अमनित से मिलकर मामले का हल निकालने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। परिवार को सांत्वना देने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। जिसके बाद रोहतक में एएसआई संदीप ने वाई पूरन कुमार व उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसके बाद पीजीआई में सुबह परिजनों की मौजूदगी में पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम हुआ और देर शाम सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में शव का राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया। पूरन कुमार की दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। दिवंगत एडीजीपी वाई पूरन कुमार के शव का 9वें दिन पोस्टमार्टम व राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि के बाद बाहर निकलने वाले कुछ लोगों ने हरियाणा सरकार और अफसरों के खिलाफ नारे भी लगाए। मंगलवार देर रात पूरन कुमार का परिवार उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गया। बुधवार सुबह करीब 8 बजे एसएसपी कंवरदीप कौर सेक्टर 24 स्थित अमनित पी कुमार के सरकारी आवास पर पहुंची। इसके बाद अमनित पी कुमार, उनकी दोनों बेटियों, विधायक भाई अमित रतन सहित परिवार के अन्य सदस्य पीजीआई पहुंचे। परिवार की मौजूदगी में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। दोपहर 2:30 बजे के बाद पुलिस ने पूरन कुमार का शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद 3 बजे तक परिजन शव लेकर सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास आ गए। हरियाणा सरकार के आईएएस पंकज अग्रवाल और राज नारायण कौशिक सहित अन्य लोगों ने आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। दोपहर 3:30 बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट ले जाया गया। मोक्ष वाहिनी से प्रस्थान के समय लोगों ने पूरन कुमार अमर रहे के नारे लगाए। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार तक पत्नी अमनित कुमार को उनके भाई अमित रतन व परिवार की महिलाएं संभालती रही। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनित कुमार, उनके साले व पंजाब के भटिंडा ग्रामीण से आप विधायक अमित रतन, पूरन कुमार के गनमैन रहे सुशील कुमार समेत 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट संदीप की पत्नी संतोष ने लिखवाई है। संदीप ने सुसाइड नोट में इन सभी का जिक्र किया था। वाई पूरन कुमार ने भी 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। बुधवार को 8 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में किया गया। उनके कुछ घंटे बाद रोहतक पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले बुधवार को रोहतक में सांत्वना देने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संदीप के परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। शाम करीब 4 बजे सीएम के ओएसडी एफआईआर की कॉपी लेकर पहुंच गए। सरकार ने संदीप का सम्मान से अंतिम संस्कार, पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई में मदद का भरोसा भी दिया। इसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी। इसके बाद गांव लाढ़ौत से उनका शव पीजीआई रोहतक लाया गया। वीरवार सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम के बाद जिंद के जुलाना में करीब 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने एडीजीपी वाई पूरन कुमार को भ्रष्ट बताते हुए मंगलवार दोपहर अपने मामा के गांव लाढ़ौत में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले करीब 6 मिनट का वीडियो बनाकर पुलिस और परिजनों को भेजा था। घटनास्थल पर मिले 4 पेज के सुसाइड नोट में भी
पूरन और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजन तभी से शव को गांव में ही रखकर पूरन कुमार के परिजनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गतिरोध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार सुबह करीब 11 बजे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा व पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ परिजनों से मिलने गांव लाड़होत पहुंचे। एएसआई के ममेरे भाई संजय लाड़होत ने न्याय की मांग रखी। यह भी कहा कि जब तक सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज करके उसकी कॉपी नहीं दी जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। सीएम ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने 20 मिनट तक संदीप की पत्नी, बहनों और अन्य परिजनों से भी अलग कमरे में बात की। सीएम के जाने के आधे घंटे बाद ही करीब 12:30 बजे उनके ओएसडी वीरेंद्र ने परिजनों से करीब 25 मिनट तक बंद कमरे में बात करके 4 बजे तक का वक्त मांगा। बताया जा रहा है कि ओएसडी ने उन्हें सदर थाने में दर्ज एफआईआर की प्रति सौंपी। इसमें पत्नी संतोष ने पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमृत कुमार, उनके साले व आप विधायक अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार व एक अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 व उपधारा के तहत आपराधिक षड्यंत्र में सहयोग के आरोप लगाए गए हैं। गनमैन सुशील को मंथली मांगने के आरोप में गिरफ्तार करने वाली टीम में संदीप भी थे। इसी बीच संदीप की पत्नी, बहनों समेत अन्य महिलाओं को संदीप के जिंद स्थित पैतृक गांव भेज दिया गया है। वहीं पर अंत्येष्टि की जानी है। संदीप के ममेरे भाई संजय लाड़होत के मुताबिक खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, एडीजीपी पूरन कुमार के गनमैन सुशील की गिरफ्तारी कहां से हुई, यह सवाल कई स्थानीय पुलिसकर्मियों की नींद उड़ाए हुए है। कारण चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी है। वह पता करेगी कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे रोहतक से पकड़ा गया था तो उसकी पिस्टल पूरन कुमार के पास चंडीगढ़ कैसे पहुंच गई। एडीजीपी ने गनमैन की ही सरकारी पिस्टल से सुसाइड किया था। मंगलवार को एसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड से पहले पुलिस व परिजनों को भेजे वीडियो में कहा था कि गनमैन को गिरफ्तार करने वाली टीम में वह भी शामिल थे। बताते हैं कि लोकेशन संदीप ने ही ट्रेस की थी। संदीप की बात से ऐसा भी ध्वनित हुआ कि गिरफ्तारी कहीं और से हुई थी। हालांकि वीडियो में जगह का जिक्र नहीं है। यह जरूर कहा कि सुशील की गिरफ्तारी के वक्त कार में ड्राइवर नरेंद्र भी मौजूद था। दावा किया गया था कि रास्ते में सुशील ने बताया था कि रिश्वत की रकम कार के डैशबोर्ड में छूट गई है। अगर संदीप का यह दावा सही है तो सवाल उठता है कि रोहतक पुलिस ने कार को पकड़कर तलाशी क्यों नहीं ली, रकम जब्त क्यों नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशील ने कार में ही पिस्टल छोड़ दी हो जिससे ड्राइवर ने चंडीगढ़ में एडीजीपी पूरन कुमार तक पहुंचा दी। बहरहाल संदीप की बातों, कयासों और आशंकाओं में कितनी सच्चाई है इसका पता तो प्रकरण की जांच कर रहे डीएसपी गुलाब सिंह और चंडीगढ़ की एसआईटी ही बताएगी। इसके अलावा अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी के विकल्प के रूप में घातक इंजेक्शन चुनने का विकल्प देना बहुत व्यवहारिक नहीं हो सकता। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि समस्या वह है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मौत की सजा देने के लिए फांसी पर लटकाए जाने के मौजूदा तरीके को हटाने की मांग की गई थी। याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि किसी दोषी कैदी को कम से कम यह विकल्प तो दिया जाना चाहिए कि वह फांसी चाहता है या घातक इंजेक्शन। मल्होत्रा ने कहा, मैं यह साबित करूंगा कि सबसे अच्छा तरीका घातक इंजेक्शन है क्योंकि अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों ने घातक इंजेक्शन के तरीके को अपनाया है। घातक इंजेक्शन लगातार मौत की सजा देना त्वरित, मानवीय और सभ्य है, जबकि फांसी क्रूर और बर्बर तरीका है क्योंकि इसमें शरीर लगभग 40 मिनट तक रस्सी पर लटका रहता है। जस्टिस मेहता ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को सुझाव दिया कि वह मृत्यु दंड की सजा पाए दोषियों को विकल्प प्रदान करने के मल्होत्रा के प्रस्ताव पर सरकार को सलाह दें। इस पर केंद्र के वकील ने कहा, हमारे जवाब में यह बात कही गई है कि इंजेक्शन का विकल्प देना बहुत व्यवहारिक नहीं हो सकता। तब जस्टिस मेहता ने कहा, समस्या यह है कि सरकार समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है। समय के साथ चीजें बदल गई है। केंद्र के वकील ने दलील दी थी कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यह एक नीतिगत फैसला है और सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। वकील ने इस मामले में शीर्ष अदालत के मई 2023 में पारित आदेश का हवाला दिया। उस आदेश में कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल
आर वेंकट रमनी की इस दलील पर गौर किया था कि सरकार इस मामले में उठाए जाने वाले मुद्दों की समीक्षा के लिए एक समिति की नियुक्ति पर विचार कर रही है। केंद्र के वकील ने कहा, मैं सरकार से निर्देश लूंगा कि समिति के संबंध में क्या हुआ है। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी है। वही अगली खबर है तालिबान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बुधवार तड़के फिर झड़पें भड़की। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बिना उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया। यह संघर्ष अफगानिस्तान के स्पिन बोलदक जिले और पाकिस्तान के चमन क्षेत्र में हुआ। पाक सेना ने कहा, अफगान तालिबान ने फ्रेंडशिप गेट यानी दोस्ती का दरवाजा नष्ट कर सीमा पार व्यापार को नुकसान पहुंचाया, जबकि अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले सीमा पर गोलीबारी की। तनाव के बीच अफगान अधिकारी अब्दुल हक हमाद ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से मध्यस्थता का अनुरोध किया। देर शाम पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि दोनों पक्षों की सहमति से 48 घंटे का अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात बेहद नाजुक है। यदि जल्द भरोसे का माहौल नहीं बना तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित होगी। आपको बता दें कि झगड़े की असली वजह टीटीपी को बताया जा रहा है। पाक और अफगानिस्तान तालिबान में क्या झगड़ा है, यह आपको भी जानना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन उसके देश में हमले करता है। अफगान तालिबान इन्हें शरण दे रहा है। यही झगड़े की असली वजह है। अब सवाल उठता है कि टीटीपी क्या कर रहा है। टीटीपी ने पिछले 15 सालों में पाक में सैकड़ों आतंकी हमले किए हैं। 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में भी इसी ने हमला किया था, जिसमें 132 बच्चों की जान चली गई थी। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान में तालिबान जैसा इस्लामी शासन लागू करना है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और इसके सीमावर्ती आदिवासी इलाकों में पकड़ बनाई हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में टीटीपी के हमले पाकिस्तान में बढ़ गए हैं और पाक ने अफगान इलाके में हवाई हमले किए हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।